हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे इसमें सिटीजनशिप। लेकिन सिटीजनशिप को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाइएगा, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पर पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग जान लीजिएगा। ये जो एसएसबी इंटरव्यू का जो मतलब बैच है स्टार्ट होगा 9 जनवरी से स्टार्ट है, जिसमें कि आप देख सकते हैं जो ये आपके विनोद अवस्थी सर, कर्नल विनोद अवस्थी सर, मेजर जनरल एमपी सिंह सर और जेबी माल सर, ये लोग इसमें हैं। अगर आपको इससे एसएसबी की तैयारी करनी है तो आप इसमें वो कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन बैच भी हमारा अब स्टार्ट हो रहा है ना। ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी स्टार्ट होंगी अब देहरादून में, है ना। जिनको ऑफलाइन ज्वाइन करना है, जो देहरादून के आसपास से हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं इसे। बाकी एनडीए का क्रैश कोर्स और सीडीएस का क्रैश कोर्स आ रहा है, ठीक है। जल्दी हम लोग क्रैश कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं इसके लिए। एयरफोर्स और नेवी का भी जो है बैच आपका चल रहा है हमारे उस पर, है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड का, एयरफोर्स का, नेवी का, है ना, ऐप पर क्लास चल रहा है, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन था। बाकी एनडीए और सीडीएस के लिए हम लोग क्रैश कोर्स अभी लॉन्च करेंगे कुछ दिन में, ठीक है। चलिए, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सियाराम जी, विनोद जी, रिया जी, विनय। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, और मैंने आपको बताया था कि ध्यान से समझिएगा, 14 स्टेट और कितने यूटी बने थे? 6 यूटी बने थे। 14 स्टेट कौन कौन से बने थे? 14 स्टेट की बात करें तो कौन कौन से 14 स्टेट थे? तो याद रखिएगा, यूपी, बिहार, मद्रास, पंजाब, बॉम्बे, मैसूर, ओडिशा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, है ना। ठीक है, कितने हो गए? 3, 10 हो गए। इसके बाद अगला याद रखिएगा, नेक्स्ट है केरला, जे&के, एमपी, केरला, मध्य प्रदेश, है ना। ये नाम आपको याद रखने हैं, है ना। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है। आंध्र प्रदेश नहीं लिखा, आंध्र प्रदेश भी लिख लीजिए, है ना, आंध्र प्रदेश। और 6 यूटी कौन कौन से थे? 6 यूटी। तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, इसके बाद याद रखिएगा लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमन दीवी। लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमन दीवी आइलैंड। इसके बाद याद रखिएगा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हाँ, क्रैश कोर्स जो है एक्चुअली में प्रैक्टिस के लिए है, उसमें हम लोग मुख्यतः क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक त्रिपुरा। तो ये उस समय 6 यूटी बनाए गए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। मैसूर वर्तमान में कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है सचिन जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर हम चलते हैं इसके आगे और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है।
15 स्टेट हो गए हैं, नहीं 3 4 7 4 11 3 14 ही तो है, कैसे 15 हो गया? कहाँ देख रहे हो तुम 15? हाँ खुशी बताइए। 14 ही है और 6 यूटी है। आगे चलें। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो इसके बाद क्या होता है, जो 7वां संविधान संशोधनी था ना, एचपी तो यूपी का पार्ट था जब, नहीं हिमाचल प्रदेश एक यूटी था, है ना, ठीक है। पहले पंजाब में हुआ करता था हिमाचल प्रदेश, इसके बाद एक यूटी बना दिया गया एचपी को, ठीक है। आगे चलें। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, 1960 बॉम्बे से अलग कर। अच्छा इसके पहले ना एक चीज और आप लिख लीजिए पहले, इसके बाद फिर हम आते हैं इस पर। जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ध्यान से सुनिएगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1956 के द्वारा एक और चीज किया गया था, याद रखिएगा, जोनल काउंसिल का गठन किया गया था। किसका गठन? जोनल काउंसिल का, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। और उस समय कितने जोनल काउंसिल बनाए गए थे? उस समय 5 जोनल काउंसिल बनाए गए, 5 जोनल काउंसिल बनाए गए। किसके तहत? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। एक कहां पर? तो याद रखिएगा ईस्ट, दूसरा वेस्ट, तीसरा नॉर्थ, चौथा साउथ और पांचवा सेंट्रल, सेंट्रल जोनल काउंसिल। ये जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल, ऐसे लिख लीजिएगा। 5 जोनल काउंसिल बनाए गए थे, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो आपका जोनल काउंसिल बनता है, इसके हेड, जो जोनल काउंसिल है, जोनल काउंसिल के हेड कौन होते हैं? जोनल काउंसिल के हेड, जोनल काउंसिल के हेड कौन होते हैं? जोनल काउंसिल के हेड याद रखिएगा यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? यूनियन होम मिनिस्टर, यानी जो संघ में, जो केंद्र में जो मतलब होम मंत्री हो, मतलब गृह मंत्री होते हैं ना, वो होते हैं। यानी कि अमित शाह, जितने भी क्षेत्रीय परिषद हैं उसके मतलब हेड कौन होंगे? वो होम मिनिस्टर होंगे। लेकिन अभी अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कितना जोनल काउंसिल है, तो वर्तमान में एट प्रेजेंट कितने जोनल काउंसिल है? एट प्रेजेंट 6 जोनल काउंसिल है, 6 जोनल काउंसिल है। कहेंगे सर आप तो यहां पर बताए हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा 5 ही जोनल काउंसिल बना है। आप ही बता रहे हैं कि वर्तमान में 6 जोनल काउंसिल, तो छठा कब से किधर आ गया? छठा कब से आ गया? तो छठा आया था, याद रखिएगा, 6th जोनल काउंसिल जो है उसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल या उत्तर पूर्वी परिषद बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर किधर है? इसका हेडक्वार्टर दोस्तों याद रखिएगा शिलोंग, शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। और ये कब बनता है? तो ये बनता है 1971, 1971 में बनता है। कौन? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इस चीज को आप याद रखिएगा। जनरल काउंसिल अजेंद्र कुमार जी राज्यों के बीच कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, राज्यों के बीच किसको? सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। कुछ राज्यों के समूह का क्या होता है? कुछ राज्यों के बीच में मतलब जो कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए जनरल काउंसिल होता है। जैसे नॉर्थ के जो स्टेट है, नॉर्दर्न स्टेट है, वहां पर नॉर्दर्न जनरल काउंसिल है। जो ईस्टर्न स्टेट है, पूर्वी राज्य हैं, उनके लिए ईस्टर्न जनरल काउंसिल। इसी तरह जो पश्चिमी राज्य है, वेस्टर्न जनरल काउंसिल है। क्लियर है? यहां तक आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चला हम लोग। अब चलिए इसके बाद की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मुद्दा है 1960, जोनल काउंसिल को हिंदी में क्षेत्रीय परिषद कहते हैं, क्षेत्रीय परिषद, है ना। नहीं छाया श्रेया कुमारी जी अभी आते हैं, अभी ये सब बात करेंगे। जब हरियाणा पंजाब से जब हरियाणा चंडीगढ़ बना, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ यूटी बना, उस समय हिमाचल प्रदेश भी यूटी ही था। हिमाचल प्रदेश 1971 में जाकर स्टेट बनता है, बात करेंगे, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। 1960 बॉम्बे से
महाराष्ट्र और गुजरात का गठन होता है। यानी कि एक्चुअली जो उस समय बॉम्बे था, उसको बॉम्बे को बाइफरकेट किया जाता है। जो गुजराती बोलने वाले लोग हैं उनको अलग करके, गुजराती बोलने वाले लोगों को अलग करके किसका, गुजरात का गठन होता है। गुजरात के बारे में याद रखिएगा, गुजरात भाषाई आधार पर गठित होने वाला, गुजरात लिंग्विस्टिक बेसिस पर भाषाई आधार पर गठित होने वाला दूसरा राज्य है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला दूसरा राज्य है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला दूसरा राज्य है कौन, तो याद रखिएगा गुजरात। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ जी। बाकी 5 जो है इनका हेडक्वार्टर याद रखिएगा। जो ईस्टर्न है ना, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, या न्यू दिल्ली लिख लीजिए, न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर जो है वो साउथ जोनल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और ये जो सेंट्रल जोनल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है, प्रयागराज में। ठीक है, बिल्कुल नोट करना है जो भी मैं लिख रहा हूं, आप अभी नोट कर लो या बाद में नोट कर लेना। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, इसके बाद होता है 1961। 1961 में याद रखिएगा दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नागर हवेली। नाइनटीन 1954 तक यह पुर्तगीज कॉलोनी थी, पुर्तगीज कॉलोनी थी। ध्यान से समझिएगा, दादर एंड नगर हवेली के बारे में ये 1954 तक क्या था, पुर्तगीज के हाथों में था। फिर पुर्तगीज ने क्या कर लिया, कहा कि इसे भारत ने पुर्तगीज से क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। मतलब एज ए एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह ये क्या करता रहा, काम करता रहा, काम करता रहा। और 1961 में याद रखिएगा 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा इसे यूटी का दर्जा दिया गया, इसे यूटी का स्टेटस दिया गया, स्टेटस दिया गया। इतना आप लोग लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। हाँ बिल्कुल लिखना है, पूछा जाता है कोमल जी। बाकी जोनल काउंसिल टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा नव्या सिंह जी। हाँ पुष्कर जी, क्या करें, आपको कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए, है ना। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और अगर कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आता आप हमसे पूछ लीजिए, है ना। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा फिर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। इसके बाद हम लोग चलेंगे इसके आगे अगले पॉइंट पर। चलें। देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए गोलू बघेल जी, अगर प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की तो आप ले सकते हो, है ना, फायदा ही होगा आपको। चलिए नेक्स्ट है अगला 19, अगला लिख लीजिएगा ऐसे, गोवा और दमन एंड दीव, गोवा और दमन एंड दीव। इसमें क्या होता है याद रखिएगा, 1961 में ये भी क्या हुआ करती थी, ये भी पुर्तगीज कॉलोनी थी, पुर्तगीज कॉलोनी थी, याद रखिएगा पुर्तगीज कॉलोनी थी। 1961 में
पुलिस एक्शन के द्वारा या पुलिस कार्रवाई के द्वारा, पुलिस एक्शन के द्वारा इसे भारत में मिला लिया जाता है, इसे भारत में मिला लिया जाता है। ठीक, और इसके बाद याद रखिएगा 12वें संविधान संशोधन के द्वारा, 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे यूटी का दर्जा दिया जाता है, इसे यूटी का दर्जा दिया जाता है। किसको? गोवा और दमन एंड दीव को दर्जा दिया जाता है 1961 में। जब क्या होता है आपका 12वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा और दमन एंड दीव इसको क्या दिया जाता है? यूटी का स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, और फिर 1987 में, याद रखिएगा 1987 में गोवा को स्टेटहुड, गोवा को स्टेटहुड का दर्जा मिलता है, यानी कि राज्य का दर्जा मिलता है। स्टेट का स्टेटस कब मिलता है गोवा को? 1987 में। कब मिलता है? इन 1987। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, सीएपीएफ पॉलिटी के लिए सौरभ जी एक तो पीवाईक्यू देख लीजिए, पीवाईक्यू के लिए कोई भी आप कोई भी बुक ले सकते हैं दिशा वगैरह का, और बाकी नॉर्मल थ्योरी के लिए आप लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या होता है, आगे की स्टोरी देखते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फर्स्ट लेजिस्लेटिव स्टेट कौन सा है? मैं सवाल नहीं समझ पा रहा हूं मोहनी जी आपका। पुर्तगीज का मतलब क्या? पुर्तगीज यानी पुर्तगाली, पुर्तगाल है ना देश, है ना, वो पुर्तगीज कॉलोनी का मतलब बिना है कि पहले पुर्तगाली हमारे देश में आए, फिर फ्रेंच आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, अंग्रेज आए थे, है ना, ये सब आए थे ना जी। तो ये पुर्तगाल मतलब पूरा तो आजाद हो गया, लेकिन गोवा जो था वो पुर्तगालियों के हाथ में ही था। वो पुर्तगाली ही उस पर क्या करते थे? रूल करते थे। ठीक है, वहां पर अभी हैं, लेकिन अब ये भारत का हिस्सा है ना। सर ने पुर्तगीज से कैसे लिया? पुलिस एक्शन के द्वारा लिया ये, है ना, गोवा और दमन एंड दीव को, और उसे मतलब उन्होंने खुद ही ट्रांसफर कर दिया, है ना, कहा कि ले जाओ। है समझ में? गोवा छोटा है स्टेट क्यों बनाया गया? क्योंकि गोवा का इनकम बहुत है। ठीक है, तो उसके पास इतना कैपेबिलिटी है कि वो अपना क्या कर सकता है? खुद का सारा खर्चा मेंटेन कर सकता है। ठीक है, इसलिए बाकी अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, आगे चलेंगे तो बात करेंगे। नेक्स्ट है पुडुचेरी। पुडुचेरी याद रखिएगा 1954 तक फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी थी, यानी ये फ्रेंच कॉलोनी यानी फ्रांसीसियों के हाथ में था पुडुचेरी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है याद रखिएगा 1954 में भारत इसे एक्वायर कर लेता है, भारत इसे एक्वायर कर लेता है, और ये एज ए एक्वायर्ड टेरिटरी के रूप में यहां पर क्या होता है? शासन होता है। स्टेट का मतलब स्टेट का दर्जा मिलना, राज्य से स्टेट का दर्जा मिलना। जैसे पहले जैंट के स्टेट था, उसका स्टेटहुड का दर्जा खत्म, उसको राज्य यूटी बना दिया गया। उसी तरह गोवा पहले यूटी था, उसको स्टेट बना दिया गया, है ना। 1961 में रोहन ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये ना आपको हिस्ट्री वाले क्लास में पढ़ाया जाएगा, जो भी सिंचन जी हैं, है ना, वो पढ़ाएंगे हिस्ट्री में आपको, है ना। आई थिंक केरला है। यहां पर जब हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, 14वें संविधान संशोधन 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के द्वारा इसे यूटी का दर्जा मिलता है, इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलता है, यूटी का स्टेटस मिलता है। और इसके लिए दोस्तों
इसके लिए अलग से एक आर्टिकल जोड़ा जाता है, आर्टिकल 239A। आर्टिकल 239A जोड़ा जाता है किसके लिए? पुडुचेरी के लिए। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है? उसके लिए हमें एक्वायर करना पड़ेगा उसे, है ना। बिल्कुल रहे थे, है ना। चलिए, हाँ, पुडुचेरी में देखिए क्या है, इसमें आपका अलग अलग क्षेत्र है। यमन है, माहे है ना, कराइकल है ना। ये जो क्षेत्र हैं ये किसके अंदर है? पुडुचेरी के अंदर। छोटे छोटे कई सारे क्षेत्र हैं जो कि पुडुचेरी के अंदर आते हैं, ठीक है। यमन, माहे, कराइकल, है ना, ये सभी है। नहीं, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है राहुल। बाकी जब हम जोनल काउंसिल पढ़ेंगे, अगर जरूरत लगेगी मुझे तो मैं वहां पर लिखा दूंगा किसमें कौन सा स्टेट आता है, ठीक है, करवा दो, ठीक है। जब हम लोग जोनल काउंसिल टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर करेंगे इसे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक है, चल अगला है इसके बाद, याद रखिएगा 1963। 1963 इसमें दोस्तों नागालैंड को स्टेट का दर्जा मिलता है। स्टेट का दर्जा मिलता है। एक्चुअली में क्या होता है समझिएगा, 1957, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। 1957 उसमें क्या होता है, असम के अंदर जो नागा हिल्स वाला जो एरिया होता है, नागा हिल्स वाला जो रीजन होता है, उसको काट करके क्या बनाया जाता है? नागा हिल्स को एक यूटी बनाया जाता है। और फिर 1963 में नागालैंड को एक क्या बनाया जाता है? स्टेट का दर्जा दिया जाता है, स्टेट बना दिया जाता है नागालैंड को, है ना। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है 1966। शाह कमीशन। इनके आधार पर पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ यूटी बनता है। पंजाब से पंजाब को मतलब अलग करके पंजाब से ऐसे लिख लो, पंजाब से हरियाणा तथा चंडीगढ़ यूटी बनता है। यानी कि हरियाणा को क्या बनाया जाता है? स्टेट। कब बनता है ये? ऑन 1 नवंबर 1966, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पर क्या बनाया जाता है? हरियाणा स्टेट और चंडीगढ़ यूटी बनाया जाता है ना। इस चीज को आप याद रखिएगा। नागालैंड उसके पहले नागा हिल्स एक यूटी था, 1957 में असम से अलग करके बना था। विनय पूरी कहानी सुनाई आपको। इसके बाद की बात करते हैं तो याद रखिएगा, नेक्स्ट है 1971। 1971 अभी तक क्या है? एक यूटी है, सॉरी 1971 अभी तक हिमाचल प्रदेश क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब हिमाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा मिलता है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश को स्टेट का स्टेटस मिलता है, स्टेट का स्टेटस मिलता है। इतना आप लोग लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप बता सकते हैं। इतना पहले नोट कर लो। लिख लिया सभी ने? हाँ जी, बताइए क्या क्वेश्चन है। हाँ, हरियाणा स्टेट बना था, है ना, और चंडीगढ़ यूटी बना था, है ना। बताइए क्या क्वेश्चन है श्रेया जी।
पुडुचेरी में देखो, पुडुचेरी में बताया ना 4 क्षेत्र है, एक है पुडुचेरी, एक है यमन, एक है माहे, एक है कराईकल। ये 4 क्षेत्रों से पुडुचेरी बनता है ना। छोटे छोटे क्षेत्र है, वो फ्रेंच सेटलमेंट हुआ करते है ना, फ्रेंच की अलग अलग जगह कॉलोनी हुआ करती थी, उन सबको मिला करके पुडुचेरी बना दिया। ठीक है। हाँ हाँ, तो स्टेट मैंने कहाँ लिखा है, ये चंडीगढ़ के बारे में मैंने लिखा है, चंडीगढ़ यूटी बनता है। हरियाणा तो स्टेट बनता है ना, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है। और तीनों का कैपिटल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, तीनों का कैपिटल ही क्या है, तीनों का कैपिटल ही चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ को इसलिए कई बार ट्राई सिटी भी बोलते हैं, है ना। हरियाणा कभी यूटी बना ही नहीं। अरे हरियाणा को जब पंजाब से अलग किया गया तो सीधा आपका क्या बनाया गया, सीधा उसको स्टेट ही बनाया गया। ठीक है। ठीक, क्लियर। चलिए, हाँ वही पेप्सू जो है ना, उससे पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा, ठीक है, इसका गठन होता है। ठीक है। पहले पंजाब और हरियाणा एक था। चलो इसके बाद की बात करते हैं। नेक्स्ट है 1972। याद रखिएगा, यहां पर 1972 में पहला त्रिपुरा और मणिपुर को स्टेट का दर्जा मिलता है, को स्टेट का स्टेटस मिलता है, को स्टेट का स्टेटस मिलता है। दूसरा क्या डेवलपमेंट होता है, खास करके नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हुआ ये। दूसरा मेघालय का गठन होता है, मेघालय स्टेट का गठन होता है। तीसरा अरुणाचल प्रदेश जो पहले नेफा बोलते थे, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर अलायंस, है ना, और मिजोरम यूटी का गठन होता है। आगे चलकर 1987 में अरुणाचल प्रदेश को और मिजोरम को स्टेट का भी दर्जा मिलता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। देखिए बनता जा रहा था, घटता जा रहा था, हमें नंबर वर्तमान का याद रखना है। ठीक है रोहन, कुछ यूटी को स्टेट में बना दिया जा रहा था, कुछ नया यूटी बना दिया जा रहा था, है ना। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे आप देखेंगे लास्ट में 2020 में क्या हुआ, दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली दोनों को मिला दिया गया और उसे एक सिंगल यूटी बना दिया गया। तो ये चीज चलता रहता था। बस आपको जो क्रोनोलॉजी में बता रहा हूं वो आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। नेफा का है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर अलायंस, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर अलायंस। ठीक है। मतलब वहां पर जो है डेवलपमेंट के उस पर, फिर क्या कहते हैं, वहां पर डिमांड ऐसा हो रहा था ट्राइब्स का, उसके आधार पर ये बनाया जा रहा था। ठीक है। नेफा का मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर अलायंस, जो अरुणाचल प्रदेश जो है ना उसको पहले नेफा बोलते थे। ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखिए आता है फिर 1975। 1975 से पहले 1974 जो हमारा सिक्किम है, सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सिक्किम से रिलेटेड डेवलपमेंट को देखेंगे, सिक्किम से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अरे एक ही चीज है कोमल जी, दोनों, है ना, एक ही चीज है दोनों। स्टेट का गठन का मतलब देखो, जैसे एक चीज समझो कोमल,
अगर स्टेट है, स्टेट का गठन हो रहा है, यानी जैसे पंजाब से हरियाणा को निकाल करके एक स्टेट बनाया गया, तो ये स्टेट हरियाणा स्टेट का गठन हुआ। लेकिन मान लीजिए पहले से कोई यूटी है, जैसे गोवा पहले से एक यूटी था और उसको बाद में स्टेट का दर्जा दिया गया, स्टेटस दिया गया स्टेट का, कि नहीं अब आप यूटी से क्या होगा स्टेट का। ये बेसिक डिफरेंस कह सकते हैं, ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेफा का मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर अलायंस। भाई आप खुद भी लिख सकते हो इस चीज को, मैंने 5 बार कम से कम बोल दिया है। अब एक एक चीज अगर आप चाहेंगे कि मैं बोर्ड पर लिखूं तो लीजिए, इसको आप खुद से भी लिख सकते हो ना, इतना मैंने 5 बार बोल दिया अभी तक में। हाँ, अरे अभी स्टेट है ना, 1987 में जाकर इसको स्टेट का दर्जा मिलता है। अभी पूरा डेवलपमेंट तो देखने दो, अभी पूरा मैंने फिनिश कर दिया क्या इससे, नहीं किया है ना। अभी 1987 आएगा, उसमें अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों को स्टेट का दर्जा मिलेगा, यूटी से स्टेट बना दिया जाएगा इससे। जस्ट वेट। अगला है सिक्किम। इसका रूलर हुआ करता था चोग्याल डायनास्टी के द्वारा रूल होता था। नाइनटीन 47 में यह भारत का प्रोटेक्टरेट स्टेट बनता है, यह भारत का प्रोटेक्टरेट स्टेट, प्रोटेक्टरेट स्टेट बना, यानी भारत के द्वारा संरक्षित राज्य बना। प्रोटेक्टरेट स्टेट का मतलब क्या, संरक्षित राज्य बना, यानी कि इसका जो संरक्षण है वो कौन करेगा, भारत। इसमें संरक्षण में क्या क्या है, संरक्षण मतलब प्रोटेक्टरेट स्टेट का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, अगर आपको ऊपर कोई हमला कर दे हम आपकी रक्षा करेंगे, डिफेंस से रिलेटेड। कम्युनिकेशन यानी कि आपको संचार वगैरह का कम्युनिकेशन की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराएंगे। और आपका फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स जो विदेशी मामलों के जो चीजें होगी उसको हम क्या करेंगे, विदेश संबंध, उसको हम डील करेंगे, ठीक। यानी कि ये 3 चीज होता है। जब भी कोई मान लीजिए, अभी मान लो कि कोई क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है, मान लीजिए जैसे एक मान लीजिए तिब्बत, मान लो एक एग्जांपल, तिब्बत अगर मान लीजिए भारत का प्रोटेक्टरेट स्टेट बनता है एक सेकंड के लिए, तो तिब्बत के अंदर डिफेंस, उसके अंदर कम्युनिकेशन और उसके अंदर जो फॉरेन पॉलिसी है उससे रिलेटेड चीजें कौन डील करेगा, इंडिया डील करेगा उससे रिलेटेड चीजों को। ये तीनों चीजें इंडिया के पास रहेगी। उसी तरह सिक्किम जो था, चोग्याल वंश रूलर्स थे वहां के, जैसे मुगल वंश अलग अलग रूलर हुआ करते थे ना, तो ये जो मतलब सिक्किम था वहां पर चोग्याल वंश के राजा हुआ करते थे, किंग के द्वारा वहां पर रूल हुआ करता था, डायनास्टी है, वंश है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि 1947 में ये भारत का प्रोटेक्टरेट स्टेट बन जाता है, कहता है कि हम आपके प्रोटेक्टरेट स्टेट बनना चाहते हैं, कहा कि ठीक है हम आपके डिफेंस, आपका कम्युनिकेशन और आपके फॉरेन अफेयर्स उसको हम डील करेंगे। 19 उसके बाद क्या होता है समझिएगा, यहां पर पूरा स्टोरी है। यहां पर अंदर क्या करवा दिया जाता है, इंटरनल अनरेस्ट करवा दिया जाता है सरकार के द्वारा, मतलब एक्चुअली में क्या करवाया जाता है सरकार के द्वारा ही, और उसमें खास करके जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ का मुख्य भूमिका होता है इसके अंदर आंतरिक विद्रोह कराने। यहां पर लोगों के नहीं मतलब क्या किया, रॉ ने लोगों को मतलब वो करके वहां पर विद्रोह करवा दिया, कई खिलाफ मतलब जाओ कि हमें मतलब क्या कहते हैं। अभी 1947 मैंने विशाल जी 1947 1974 की ये स्टोरी है, वहां पर लोगों ने कहा कि नहीं हमें डेमोक्रेसी चाहिए, वी वांट डेमोक्रेसी। इंडिया में लोकतंत्र एक छोटा सा हिस्सा, हमारे यहां क्यों नहीं है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की मांग करने लगी। और उसमें सबसे जो मैन वो किसका था, वो था रॉ का हाथ था। बाद में पता चला कि रॉ ने ऐसा करवाया था ताकि उसे भारत में शामिल किया जा सके। चोग्याल डायनेस्टी, मोहिनी जी जैसे आपने मुगल वंश पढ़ा है, तुगलक वंश पढ़ा था ना, अलग अलग वंश हुआ करते थे भारत के अंदर, तो उसी तरह चोग्याल राजा हुआ करते थे, चोग्याल वो एक,
जो कि सिक्किम के ऊपर जिनका शासन होता था, सिक्किम को जो चोग्याल वंश के राजा, चोग्याल डायनास्टी के राजा उस पर रूल करते थे। आया समझ में? या अभी भी किसी को दिक्कत है चोग्याल वंश में? अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। 1947 ही है विशाल, ये 1947 ही मैंने लिखा है। 1974 अभी अब पहुंच रहे हैं 1974 में। 1947 जब भारत आजाद होता है तो ये सिक्किम जो है भारत का प्रोटेक्टरेट स्टेट बनता है। 1974 की स्टोरी अब मैं कह रहा हूं आप। रॉय नहीं, RAW, डिफेंस का प्रिपरेशन करो, तुम्हारा रॉ का मतलब पता नहीं विकास। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जैसे अलग अलग देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी होती है ISI, उसी तरह हमारे देश का इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसका नाम है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, रॉय नहीं। याद रखिएगा जब हम बात करते हैं 1974 में तो वहां पर क्या होता है, लोगों ने, मतलब सिक्किम के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया चोग्याल राजाओं के खिलाफ कि नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आजादी, हमें क्या चाहिए, मतलब डेमोक्रेसी चाहिए, हमें ये राजू मतलब जो डायनास्टी वाला जो मतलब ये है, ये हमें नहीं चाहिए। तो फिर क्या होता है, वहां पर जो लोग हैं और वहां के राजा हैं और भारत के बीच में एक संधि होती है, एक समझौता होता है, और उसके तहत एक संविधान संशोधन होता है हमारे संविधान में, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के तहत सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिलता है, सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा मिलता है, यानी कि पूर्ण स्टेट का दर्जा नहीं मिला, एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला। ठीक है, एसोसिएट स्टेट का मतलब कि आप हमारे सहायक राज्य हैं, है ना, हम आपकी हर तरह से सहायता करेंगे, लेकिन अभी आप हमारे कंप्लीट पार्ट नहीं। और इसके लिए याद रखिएगा, इसके बाद 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसमें दो आर्टिकल्स भी, मतलब एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 2A जोड़ा गया, और इसके बाद इसमें क्या जोड़ा गया, स्केड्यूल 10 जोड़ा गया था। इसी के तहत क्या जोड़ा गया था, स्केड्यूल 10 जोड़ा गया था, स्केड्यूल 10 जोड़ा गया, जिसके तहत इसे सहायक राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस इसमें डाल दिए गए असम के, उसके इसके लिए सिक्किम के लिए आर्टिकल 2A जोड़ा गया और स्केड्यूल 10 जोड़ा गया हमारे संविधान में। कब? 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974, जिसके द्वारा सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। आप कहेंगे सर लेकिन आप तो 10वीं अनुसूची में बताए हैं दल बदल कानून है, और आप यहां बता रहे हैं कि 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में सिक्किम को लेकर स्पेशल प्रोविजन है। या तो आपने उस समय गड़बड़ पढ़ा या फिर अभी गड़बड़ पढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा, नहीं, मैंने उस समय भी आपको सही पढ़ाया था और अभी भी सही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब हम 36वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे, जब सिक्किम को पूर्ण स्टेट का दर्जा मिलता है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, तो ये आर्टिकल 2A और स्केड्यूल 10 इसको हटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। ठीक, तो इसलिए वर्तमान में जो स्केड्यूल 10 है उसमें क्या है, हमारा दल बदल कानून ही है, एंटी डिफेक्शन लॉ ही है। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ, फिर हम चलते हैं इसके आगे। 36वां संविधान संशोधन, किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? एसोसिएट स्टेट का मतलब होता है कि मतलब हम आपका पूर्ण रूप से भारत का आप हिस्सा नहीं है। भारत का मतलब सब चीज में आपको वो नहीं करेगा, हाँ, लेकिन हर तरह से आपको क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा इंडिया। एसोसिएट स्टेट है और कुछ स्पेशल प्रोविजन वगैरह डाल दिए गए इसमें। इसके बाद क्या होता है याद रखिएगा, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। अब हमारे आप पूर्ण राज्य हैं, पूर्ण राज्य का कंप्लीट स्टेट का दर्जा मिलता है, कंप्लीट स्टेट का स्टेटस मिलता है। और इसी के द्वारा याद रखिएगा, ये जो आपका 36वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा फिर आर्टिकल 2A और
स्केड्यूल 10 को, उस समय जो जोड़ा गया था स्केड्यूल 10 को डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। वर्तमान में जो स्केड्यूल 10 है वो तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, कब? 1985 में, है ना। और इसे, ये जो 10वीं अनुसूची जोड़ी, इसे अगले साल ही क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। आया समझ में? चलिए, तो इतना आप लोग लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। इसके बाद 1987 अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को स्टेट का स्टेटस मिला, स्टेट का स्टेटस मिला, यानी कि स्टेट का दर्जा मिला। ठीक है। अब इसके बाद बाकी 2000 की स्टोरी देखते हैं, फिर 2014, फिर 2019, फिर 2020। मिला नहीं लिया है सिक्किम को, मतलब सिक्किम को सचिन जी 1974 में, मतलब मिला 1975 में भारत का वो मिला। ठीक है, विरोध तो देखिए होता ही रहता है ना, विरोध तो अभी क्या नहीं है, कुछ क्षेत्र को लेकर हमेशा विरोध रहता है। ठीक, चलिए आगे चलें। इसके बाद याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 यूपी से, सॉरी एमपी से छत्तीसगढ़ बना। 9 नवंबर 2000 यूपी से उत्तराखंड बना। 15 नवंबर 2000 बिहार से झारखंड बना। ठीक, इसके बाद की बात करें 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बना। किस कमेटी का रिकमेंडेशन, कौन कमेटी बनाई गई थी इसके लिए? याद रखिएगा, इससे रिलेटेड जो कमेटी थी बीएन श्री कृष्णा, बीएन श्री कृष्णा कमेटी, इसके लिए बनाई गई थी बीएन श्री कृष्णा कमेटी, बीएन श्री कृष्णा कमेटी, है ना। ये कमेटी का भी नाम याद रखना है। नहीं नहीं, कोई वो नहीं, स्टेट का स्टेटस का दिया गया था ना उसको, यूटी से स्टेट का स्टेटस दिया गया था, है ना, एंकी साव जी, पहले से वो यूटी था, कोई संविधान संशोधन नहीं होता। इसके बाद 2019 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर से जे.एंड.के तथा लद्दाख यूटी बना, यानी कि 2 यूटी बनाया गया। और जे.एंड.के जो बनाया गया ऐसा यूटी बना, यूटी विथ लेजिस्लेचर, यूटी विथ लेजिस्लेचर, यानी कि ऐसा यूटी जहां पर विधानमंडल होगा। और यह बना यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कि यहां पर कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के 2 जिले को काटकर, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का 2 जिला, कौन सा? लेह और कारगिल। जम्मू कश्मीर के अंदर जो 2 जिले थे, लेह और कारगिल, लेह और कारगिल को काट करके लद्दाख बना, यानी लद्दाख में 2 ही जिले हैं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, लद्दाख में 2 ही जिले हैं, याद रखिएगा कौन कौन सा? लद्दाख में 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल, ये 2 जिले हैं। इसको काटकर क्या बना दिया गया? लद्दाख। और बाकी का जो एरिया है वो जम्मू एंड कश्मीर रह गया। जम्मू और कश्मीर जो यूटी बना, वो बना कैसे? तो वो बना आपका जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया।
उसके तहत जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, लेकिन विथ लेजिस्लेचर, वहां पर विधानमंडल होगा दिल्ली और पुडुचेरी की तरह। और लद्दाख में बनाया गया जो यूटी कहा गया वहां पर पुडुचेरी, वहां पर आपका नहीं होगा लेजिस्लेचर। सवाल ये उठता है क्या J&K को फिर से स्टेट का स्टेटस दिया जा सकता है? यस, दिया जा सकता है, जब चीजें वहां पर पूरी कंट्रोल में आ जाएगी। पूरा मतलब जो मतलब वहां पर पत्थरबाजी है, वहां पर जो इंटरनल जो मतलब चीजें वो हैं, अगर वो सारी चीजें मतलब किसी तरह का कोई इंटरनल सिक्योरिटी का इशू नहीं रहता है, किसी तरह का कोई बॉर्डर का डिस्प्यूट, बॉर्डर वगैरह का कोई ऐसा वो खतरा नहीं रहता है, तो उसे फिर से स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है। गवर्नमेंट जब चाहे तब दे सकती है उसे। ठीक, इसके बाद की बात करते हैं, यानी कि पहले वहां पर शांति जो है, पूर्ण रूप से शांति बहाल हो जाए, पूर्ण तरह से वो नियंत्रण में आ जाए, पूर्ण तरह से उसका लग जाएगा। हाँ, सरकार, केंद्र सरकार को कब उसे स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है देने में, तो उसे स्टेट का स्टेटस दिया जा सकता है। ठीक है, क्या समझ में नहीं आ रहा आप ये बताइए। यहां पर मैंने लिखा है यूटी विथ लेजिस्लेचर और यहां पर मैंने लिखा है यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, है ना। यूटी विथ लेजिस्लेचर और ये यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। आपको क्या समझ में नहीं आया केजीएस यूजर जी, आप वो बताइए, है ना। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। 2020 आगे चलें। हाँ जी, अरे हाँ या नहीं कुछ तो बताओ। 2019 में देखो, 31 अक्टूबर 2019 J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मतलब पहले आता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को के तहत जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था उसको अलग करके J&K और यूटी और लद्दाख यूटी में बनाया गया। J&K के 2 जिले को काटकर, लेह और कारगिल को काटकर एक लद्दाख यूटी बनाया गया और बाकी के क्षेत्र को जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनाया गया। जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो था उसमें कहा गया कि वहां पर विधानमंडल भी होगा, यानी अपना उनका लेजिस्लेचर होगा। और लद्दाख में कहा गया कि लद्दाख में कोई लेजिस्लेचर नहीं। ठीक है, ठीक, क्योंकि उसे स्पेशल स्टेटस प्राप्त था, है ना, इसलिए किया गया, ब्रेक किया गया, वहां पर स्टेट को ब्रेक करके यूटी बनाया गया ताकि केंद्र सरकार वहां पर नियंत्रण करके वहां पर पीस को बहाल कर सके। ठीक, इसके बाद की बात करते हैं, अगला है 2020 दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली को मिलाकर एक यूटी बनाया गया। इस दोनों को मिला दिया गया और एक यूटी बना को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया, एक यूटी बना दिया गया और उसे नाम दिया गया दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, है ना। उस यूटी का नाम क्या है? दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, क्लियर। ये प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है। ठीक, अब अलग अलग जगह पर ना अलग अलग राज्य की मांग उठ रही है फिर से। जैसे यूपी है, यूपी में कह रहा है कि हमें एक हरित प्रदेश चाहिए। यूपी कह रहा है हमें एक बुंदेलखंड अलग राज्य चाहिए। इस तरह बिहार में लोग कह रहे हैं कि हमें सीमांचल चाहिए, हमें मिथिलांचल चाहिए। इसी तरह महाराष्ट्र में लोग कह रहे हैं हमें विदर्भ चाहिए, अलग राज्य चाहिए विदर्भ, जो कि खास करके फार्मर्स सुसाइड के लिए फेमस है। इस तरह कर्नाटक में कुर्ग, जहां पर कि काफी अच्छी कॉफी उगती है, कॉफी जो मेन भारत का कॉफी का सेंटर है कुर्ग, वो कुर्ग कह रहा है कि हमें एक यूटी बना दो। इसी तरह वेस्ट बंगाल में कह रहा है कि हमें गोरखा, जो दार्जिलिंग वगैरह वाला क्षेत्र है, उसको अलग करके हमें एक गोरखालैंड बना दो। इसी प्रकार असम में बोडो बोलने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं हमें बोडोलैंड चाहिए। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्य की डिमांड उठ रही है। तो एक बार फिर से विचार किया जा रहा है कि दूसरा सेकंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का गठन हो, दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाए और वो रिकमेंड करे कि क्या इन राज्यों का विभाजन करना सही है और इन राज्यों की मांग सही है, और अगर इन राज्यों की मांग सही तो इसे कैसे, किन किन राज्यों में विभाजित किया जाए।
कितने राज्य बनाए जाएं, कितने यूटी बनाए जाएं। तो इस पर फिर से मतलब ताकि जो एक बार तेलंगाना को लेकर जो बहुत बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, तेलंगाना जब अलग हो रहा था उस समय पूरे देश में आंदोलन हुआ था। मतलब तेलुगु जो तेलंगाना वाला क्षेत्र था वहां पर काफी आंदोलन हुआ था, काफी सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था, काफी लोग उसमें, कई लोगों ने आत्मदाह वगैरह कर लिया था। ऐसा आगे देखने को ना मिले इसलिए सरकार कोशिश कर रही है कि हम फिर से सेकंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन करें। ठीक है, चलिए सॉरी, यहां पर हमारा ये जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट टॉपिक है तो वो क्या है, हमारा यहां पर फिनिश हो जाता है। सब अलग हो रहे हैं सर, हो नहीं रहे हैं, मांग ऐसा कर रहे हैं। इस पर सरकार विचार करे कि हम एक दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करें, फिर वो जो क्या रिकमेंडेशन देती है उसके बाद फिर क्या कहते हैं उसके ऊपर विचार किया जाएगा, ऐसी मांग है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सिटीजनशिप। आज हम लोग सिटीजनशिप को खैर स्टार्ट कर लेते हैं। सिटीजनशिप यानी नागरिकता। नागरिकता की जब बात करते हैं तो ये हमारे संविधान का भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 किसके बारे में बात करता है, नागरिकता के बारे में बात करता है। अभी मान लीजिए कि आप लगभग अगला 2 क्लास कम से कम, कल और परसों ये 2 क्लास कम से कम हमारा क्या जाएगा, सिटीजनशिप ही चलेगा। ठीक है, यूडी का फुल फॉर्म है यूनियन टेरिटरी। तुम पक्का एनडीए की तैयारी कर रहे हो कौशल? सिटीजनशिप, अब सबसे पहला सवाल उठता है कि ये सिटीजन क्या है, सिटीजन हम किसे कहते हैं, बता सकते हैं आप लोग? सिटीजन किसे कहा जाता है, एनीवन? हमारे देश में दोस्तों कैसा सिटीजनशिप है ये तो आपको पता है। हमारे देश में कैसा सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है। और इस सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया है। यानी कि हमारे देश में पूरे देश के लिए एक सिंगल नागरिकता मिलती है। अच्छा, देश में रहने वाले लोग उसको हम क्या कहेंगे, मतलब हमारे देश में क्या फॉरेनर्स नहीं रहते हैं, एलियंस नहीं रहते हैं? क्या बात कर रहे हो, देश में रहने वाले लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलिटी अभी लगेगा, एग्जाम के पहले पहले खत्म होगा, अभी टाइम लगेगा आपका पॉलिटी में। कितना 30 क्लास हो गया है ना, अराउंड मान लीजिए 45 क्लास अभी और होगा। वेरी गुड सौरभ, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया। जिनके पास राजनीतिक और क्या हो कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के पास होते हैं। नागरिक और राज्य के बीच एक क्या होता है, रिलेशन होता है कि नागरिकों को जो राज्य है वो क्या करती है, वो अधिकार प्रदान करती है। तो नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित करती है। अगर आप हमारे सिटीजन हैं, अगर आप हमारे क्या हैं, सिटीजन हैं, तो आपके ये ड्यूटीज है। आप अपने देश के राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे, आप अपने देश के राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, देश के अंदर भाईचारे को बढ़ावा देंगे, किसी भी वायलेंस या किसी उसको बढ़ावा नहीं देंगे, और भी कई कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। कि मैं अगर आपको ड्यूटी दे रहा हूं, मैं अगर आपको कर्तव्य मतलब राइट दे रहा हूं, अधिकार दे रहा हूं, तो आपका भी अपने राज्य के प्रति क्या है, कुछ ना कुछ कर्तव्य है। यानी कि सिटीजन और स्टेट के बीच में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है जिसमें कि स्टेट अपने नागरिकों को कुछ अधिकार, कुछ राइट्स प्रदान करती है, तो उन नागरिकों के लिए कुछ ना कुछ क्या करती है, कर्तव्य भी निर्धारित करती है। इसका मतलब यह है कि याद रखिएगा, वेरी गुड, बिल्कुल। मतलब देखिए, एक व्यक्ति ने कहा था सिटीजनशिप इज अ राइट टू हैव द राइट। सिंपल अगर एक लाइन में कहा जाए, सिटीजनशिप का मतलब क्या है, सिटीजनशिप इज राइट टू हैव द राइट। जैसे कि प्रधानमंत्री हमारे देश में कौन बन सकता है, जो भारत का नागरिक है भाई। राष्ट्रपति कौन बन सकता है, जो भारत का नागरिक है भाई। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन सकता है, जो भारत का नागरिक है भाई। राज्यपाल कौन बन सकता है, जो भारत का नागरिक है भाई। वोट कौन कर सकता है, जो भारत का नागरिक है भाई। जो चुनाव कौन लड़ सकता है, जो भारत का नागरिक है भाई। यानी कि ये आपको कुछ पॉलिटिकल राइट्स प्रदान करता है। अगर आप भारत के सिटीजन बनते हैं या कहीं की भी अगर आप सिटीजनशिप लेते हैं तो वहां पर आपको उसके कुछ राइट्स सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे।
तो अगर हम बात करें सिटीजनशिप की, सिटीजनशिप का सिंगल अगर बात करें तो सिटीजनशिप इज अ राइट टू हैव ऑल द राइट्स। क्लियर? सिटीजनशिप की परिभाषा वगैरह हम लोग देखेंगे आगे, है ना, नेक्स्ट मतलब उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। यहां तक आप लोगों का कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके आगे की स्टोरी हम लोग अच्छा ओके नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, सिलेक्शन ले लो विशाल, है ना, वही हमारे लिए मेरा सबसे बड़ा वो होगा, है ना, सिलेक्शन ले लीजिए बस। तो सिटीजनशिप को कल हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, सिटीजनशिप का काफी डिटेल में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे सिटीजनशिप को एक्वायर करने के क्या क्या तरीके हैं। बहुत आर्टिकल 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, 9 क्या है, 10 क्या है, 11 क्या है, सिटीजनशिप एक्ट क्या है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सिटीजनशिप को एक्वायर करने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे सिटीजनशिप को समाप्त किया जा सकता है। कल की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। क्या मान लीजिए एक स्टोरी बताऊंगा आपको कल, जस्ट सॉली वाला एग्जांपल। एक महिला थी, है ना, एक महिला थी। जैसे अमेरिका में क्या है कॉन्सेप्ट, अमेरिका में कहानी यह है कि अगर आप अमेरिका के धरती पर जन्म लेते हैं आपको जस्ट सॉली के तहत, यानी राइट टू सॉइल, मिट्टी के अधिकार के तहत आपको वहां की नागरिकता मिल जाती है। भले आप कुछ भी, मान लो कि आप गए वीजा पर अमेरिका, आप पति पत्नी अमेरिका गए, वहां पर वीजा पर, टूरिस्ट वीजा पर घूमने के लिए, और वहां पर आपने अपने बेबी को जन्म दे दिया। आपको बेबी के अधिकार है कि वो अमेरिका का सिटीजनशिप उनको मिल जाए। एक महिला, उसको चाहिए था अपने बच्चे को अमेरिका का सिटीजनशिप दिलाना था। वो हांगकांग से एक फ्लाइट ली, अमेरिका के लिए हांगकांग से एक फ्लाइट ली। मतलब जबकि प्रेग्नेंट वुमन को अलाउ नहीं होता है, कि प्रेग्नेंट वुमन जो है उसको अलाउ नहीं होता कि वो वहां से फ्लाइट ले सके, मतलब ज्यादा लंबा फ्लाइट कर सके। लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसने मैनेज करके उस फ्लाइट को लिया और हांगकांग से चली अमेरिका। तो उसको वहां पर फ्लाइट में ही लेबर पेन स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने पूछा, लोगों ने, जो को पैसेंजर्स थे, उन्होंने पूछा क्या डिलीवरी करनी है? कहे कि पहले ये बताइए फ्लाइट अमेरिकन एयर स्पेस में प्रवेश कर चुकी है या नहीं। बोले कि नहीं, अभी अमेरिकन एयर स्पेस में प्रवेश नहीं किया है फ्लाइट में, जस्ट वेट। जब ये अमेरिकन एयर स्पेस में इंटर कर जाए हमारा फ्लाइट, तब हमारी डिलीवरी कर, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को अमेरिका की नागरिकता देनी चाहिए। तो जब अमेरिकन एयर स्पेस में फ्लाइट इंटर की, तब जाकर उसने बेबी को डिलीवर किया और तब जाकर उसके बच्चे को अमेरिका की नागरिकता मिली। किसके तहत? जस्ट सॉली के तहत, राइट टू सॉइल के तहत, है ना। क्लियर? तो ये स्टोरी है, बाकी कई सारी स्टोरी है, कल हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। मिलते हैं आपसे फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।